Hello students, in this video we are going to study about the total internal reflection। ये बात समझ में आ रही है। ये टॉपिक कुछ लोगों ने क्लास 10th में पढ़ भी चुका है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये क्लास 12th का बहुत ही क्या है आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस 1 मिनट। तो इस टॉपिक को क्या करना है, हमने कवर करना है। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मली अगर पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे सर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर जाती है, आपकी है नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, ये रिटर्न बैक हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर कोई एक लाइट है जो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्शन। या नॉर्मली पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन के लिए कैसी सरफेस चाहिए थी, और आंसर मस्ट बी सर रिफ्रैक्शन के लिए हमको ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए, और रिफ्लेक्शन के लिए कैसी सरफेस चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए हमको नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो सकता है क्या कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, और मतलब सरफेस कैसी हो आपकी, ट्रांसपेरेंट हो, और लाइट में क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है आपका ये, दैट इज योर TIR, दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आ रहा है। सो ये TIR है क्या यहाँ पर आपका ये, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मतलब होता है ये। सो यहाँ पर देखते हैं ये है क्या हमारे पास ये। तो सपोज हमारे पास क्या एक वाटर टैंक है, क्लियर। ये हमारे पास क्या आपका एक वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक में क्या है, यहाँ पर आपका ये पूरा इस तरीके से वाटर भरा हुआ है। ये कौन सा मीडियम है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर वाटर मीडियम। बाहर कौन सा मीडियम है आपका यहाँ पर ये, दैट इज योर एयर मीडियम। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये एक वाटर टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है, और बाहर कौन सा मीडियम है आपका ये, एयर मीडियम। यहाँ बीच वाले वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है कि अंदर वाटर है और बाहर कौन सा एरिया, बाहर क्या है आपका ये, दैट इज योर एयर। ठीक, सपोज जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका ये, N2 है, N2, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, N है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, जिसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा कितनी होती है आपकी ये, 1 होती। ये बात समझ में आ रही है। अब इस वाटर टैंक में क्या हुआ आपको ये, कि आपको बॉटम में किसी ने यहाँ पर बैठा दिया, क्लियर। यहाँ पर आपको किसी ने क्या कर दिया, इस जगह ये आपको बैठा दिया ये, और इस जगह आपको टॉर्च लेके बैठाया। अब टैंक के बॉटम में क्या है, टॉर्च लेके बैठे हो, और कहा जा रहा है कि टॉर्च को ऊपर करके टॉर्च को ऑन करो। तो टॉर्च से क्या होगी, रेज निकलेंगी। ये बात समझ में आ रही है। तो टॉर्च से क्या होती है, रेज निकलती हैं। तो रेज जो निकलेंगी, जितनी इधर जाएगी उतनी रेज आपकी इधर जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ से क्या होगी, एक रे कैसी होगी जो शायद इस तरीके से निकले, दूसरी रे इस तरीके से निकलेगी, थर्ड रे इस तरीके से निकलेगी। इस तरीके से टॉर्च से क्या होती जाएंगी, आपकी रेज इस तरीके से निकलती जाएंगी। तो ये सीधे वाली रेज है जो सीधे जाएगी, और ये जितनी इधर रहेगी उतनी क्या रहेगी, उधर रहेगी, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर हुआ कि आपकी ये जो रेज इस तरीके से क्या हो रही है, टॉर्च से आपकी जो निकल रही है, इन रेस के बारे में हमको थोड़ा सा एनालिसिस करनी है। पहली चीज, ये रेस किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही हैं। ये रेस डेंसर से किस में जा रही है आपकी, रेयर में जा रही है। ये बात समझ में आ रही है ना। ये रेस डेंसर से कहां पर जा रही है, रेयर में जा रही है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ये डी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो टॉर्च से जब भी रेस निकलेंगी, किस तरीके से निकलेगी, टॉर्च से डाइवर्जिंग रेस निकलेंगी। डाइवर्ज होगी, उसमें हाफ पोर्शन ही मैंने ड्रॉ किया है, रेस्ट हाफ को मैंने ड्रॉ नहीं किया। ये बात समझ में आ रही है। तो इसी के हिसाब से क्या है, आपको इसको ये समझना है कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है आपका ये। सो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो रेस आपकी जो निकल रही थी इस तरीके से, ये इन रेस के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करनी। तो उसके पहले यहाँ पर देखो, ये सपोज आपको ये इधर एक सरफेस, इधर मीडियम N1 है, और इधर मीडियम कौन सा आपका N2। अगर कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पर आती है सरफेस के, ये बात समझ में आ रही है। अगर रिफ्रैक्शन में कोई भी रे ऑफ लाइट है जो बिल्कुल सरफेस पे कैसी आ रही है आपकी, ये 90 डिग्री आ रही है, तो वो वाली रेस किधर जाती है। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेस आती है और बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है, विदाउट डेविएशन किधर चली जाती है आपकी, ये सीधे चली जाती है। ये बात समझ में आ रहा है। इनमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि इनमें डेविएशन क्यों नहीं होता, तो इसको आप लोग क्या करोगे, अपने हिसाब से सोचते रहना। ये कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और अगर वो 90 डिग्री पर जा रही है, तो उनमें कोई भी डेविएशन नहीं होता। और डेविएशन क्यों नहीं होता, ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डेविएशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर देखो है क्या, ये वाली जो रेस है,
ये यहाँ पर मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब इस लाइन के पहले दूसरा मीडियम, इस लाइन के बाद दूसरा मीडियम। अब यहाँ पर रेस का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये वाली रेस बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रही थी, ये कैसे निकल जाएगी, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट निकल जाएगी। और मैं पूछूं इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल। अब अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे तो यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, यहाँ पर आपका 0 डिग्री हो गया। और नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन बोल देते सर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगी आपकी बिल्कुल सीधे निकल गई। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर एंगल जो I1 था, I1 की वैल्यू कितनी थी, और आंसर मस्ट बी और 0 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है। इन पॉइंट्स बताते हैं कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये नहीं तो डायग्राम थोड़ा सा और क्लोज हो जाएगा। अपन को इस जगह देखना है ये रे किधर गई। ये रे भाई डेंसर से कहाँ जा रही, रेरर में जा रही। डेंसर से किस में जा रही, रेरर में जा रही। अबे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, तो हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो अपन ने इस पॉइंट पर क्या खींचा, आपका ये नॉर्मल खींचा ही। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, सपोज आपका ये I2 हो गया, नॉर्मल के साथ एंगल ही। जाना कैसे था इसको, बिल्कुल से इस तरीके से। अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो बिल्कुल सीधे जा रही होती, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण अपने रास्ते से क्या हो गई, थोड़ा सा आपका ये डेविएट हो गई। ये बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये डेविएट हो गई, और सपोज ये क्या है इसका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो रिफ्रैक्शन है कितना है आपको, ये दैट इज योर R2। फिर जैसे ही इधर आए तो ये जो लाइट रे थी ये थोड़ा सा और क्या हो गई आपकी, बेंड हो गई। और अगर लाइट रे और बेंड होती जा रही है, ध्यान सुनना, इधर से जैसे ही लाइट रे ऐसे बेंड होती जा रही है, तो इसके एंगल I की वैल्यू क्या होती जा रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। ये बात समझ में आ रही है। जितना इधर बेंड होती जाएगी, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एंगल I की वैल्यू और बड़ी हो गई। तो जितना आप इसके इधर या उधर जाते जाओगे इस लाइन के बाद, उतना ही एंगल I की वैल्यू में लगातार क्या होते जाएंगे, आपके चेंजेस होते जाएंगे। एंगल I की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी आपकी, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये एंगल I था, अब ये एंगल I था। जब एंगल I सपोज यहाँ पर कितना था आपका, ये ध्यान से देखना यहाँ पर, ये तो ये रे कैसी जाएगी, इस तरीके से जाएगी। डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, तो अबे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या हो गई आपकी, ये दूर हट गई। ये बात समझ में आ रही है। भाई पहले थोड़ा सा कम दूर हटी थी, क्योंकि एंगल I कैसा था, कम था। अब एंगल I बढ़ा तो और दूर हट गई। यहां पर आया तो एंगल I और बढ़ गया। जब एंगल I और बढ़ गया, सपोज I4 हो गया, तो इसको जाना इस तरीके से था, और नॉर्मल से इस तरीके से दूर हटी है, ये इधर की ओर ही चलने लगी। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये 90 डिग्री हो गई। ये बात समझ में आ रहा है। तो जब अपन डेंसर से रेरर में जाते हैं तो एक ऐसा एंगल आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है आपका, ये 90 डिग्री हो जाता है ये। और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं अपन, ये तो दैट इज सेड टू बी योर क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आ रहा है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं अपन, ये दैट इज योर क्रिटिकल एंगल। ये बात क्लियर। तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या है आपका, ये व्हेन रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। ये बात समझ में आ रही है। जब भी रेज डेंसर से किस मीडियम में जाएंगी, आपकी रेरर मीडियम में जाएंगी, तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो जा रही है, तो वो जो एंगल रहेगा दैट इज सेड टू बी योर एंगल ऑफ क्या कहलाएगा आपका, ये इंसिडेंस कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देखो है क्या ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, इस डायग्राम को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। जगह थोड़ी सी कम जैसी पड़ रही है, ये क्लियर। थोड़ा सा और इसको क्या किया, एक्सटेंड किया अपन ने। अब यहाँ पर सपोज एक रे और थी जो इधर की ओर जा रही थी इस तरीके से, तो रेस जितना इधर की ओर शिफ्ट हो रही है, उतना एंगल I क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर एंगल I बढ़ता जा रहा है तो एंगल R भी क्या होता जा रहा है आपका, ये बढ़ता जा रहा है। और एक पर्टिकुलर एंगल I ऐसा मिला जिस पर एंगल I की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे गए, तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्योंकि आपको बार बार कह रहा हूं, जितना राइट साइड या लेफ्ट साइड जाते जाओगे इस लाइन से, एंगल I की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। तो कुछ रेज ऐसी थी जो ऐसे निकल गई, कुछ रेज ऐसी थी जो ऐसे निकली, कुछ ऐसे थी, कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एंगल I की वैल्यू IC से क्या हो चुकी है आपकी, ये ज्यादा हो चुकी। और अगर एंगल I की वैल्यू यहाँ पर अगर क्रिटिकल एंगल से अगर आपकी ज्यादा हो चुकी है, तो उस केस में क्या हुआ होगा, ध्यान समझना ही है। तो जब भी एंगल I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, तब वहां रिफ्रैक्शन नहीं होता, वहां पर क्या होता है आपका, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है ये। और रिफ्लेक्शन के सारे रूल्स फॉलो होंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना रहेगा, I रहेगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन में एक चीज हमें जानते हैं ये, कि जिस एंगल से रेज आती है 10 डिग्री से,
उसी 10 डिग्री से रेस क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। मतलब जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल कौन सा होता है आपका, ये आर होता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो दैट इज सेड टू बी योर एंगल ऑफ दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ध्यान समझना ही, अपन वाटर से किस में जा रहे थे, एयर में जा रहे थे। मतलब अपन डेंसर से किस में जा रहे थे, रेयर में जा रहे थे। जब वाटर से एयर गए या डेंसर से किस में गए, रेयर गए, तो वहां पर जनरली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन एक ऐसा केस भी होता है डेंसर से रेयर में जाने पर जहां पर रिफ्रैक्शन के अलावा रिफ्लेक्शन भी क्या करता है, आपको अकर करता है। और रिफ्लेक्शन कब होगा, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू उस पर्टिकुलर मीडियम की क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तभी वो सिचुएशन बनेगी। और वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट इज सेड टू बी योर टोटल इंटरनल क्या होगा आपका, ये रिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान समझना, ये यहां से जो यहां तक हुआ है आपका, ये यहां से यहां तक क्या हो रहा है आपका, ये दैट इज योर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन रिफ्रैक्शन कभी भी 100% नहीं होता किसी भी मीडियम में। तो अराउंड कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका, ये 98% हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक जहां तक रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, वहां पर क्या हुआ आपका, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन कितना परसेंट हुआ, 98%। और यहाँ पर 2% यहाँ पर भी क्या होता है आपका, ये रिफ्लेक्शन होता है। अराउंड 2% यहाँ पर भी क्या होता है आपको, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जैसे ही इस कंडीशन पर पहुंचते हैं, एंगल आई की वैल्यू अगर अपन ने क्रिटिकल एंगल से क्या कर दी है, ज्यादा कर दी। ये बात समझ में आ रही है। अगर अपन ने एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा कर दी है, तो यहाँ पर 0% क्या होगा आपका, ये दैट इज योर रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये दैट इज योर 100% क्या हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब अगर कोई कहेगी 100% रिफ्लेक्शन कब होता है, मतलब क्या ये, अगर हमारे पास कोई एक स्मूथ सरफेस हो इस तरीके से ये, और इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट भेजें, तो क्या ये रिटर्न होकर इधर आ जाएगी, नहीं आएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या इधर रिटर्न होके आएगी, ये इधर नहीं आएगी। या आएगी तो कितनी आएगी, सपोज यहाँ से 100 लाइट भेजी, तो यहाँ पर जो आएगी लाइट वो लेस देन 100 आएगी, और रेस्ट ऑफ द लाइट कहां चली जाएगी, सरफेस को एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब क्या, सिंपल समझना। सपोज मेरे पास एक हाईली स्मूथ सरफेस है, क्लियर, उस पर कोई लाइट रे जाती है और वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो वो सरफेस क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन रिफ्लेक्ट कर देगी, लेकिन फिर उसके बाद अगर सरफेस को आप टच करोगे, थोड़ी सी सरफेस आपकी हॉट रहेगी। क्यों हॉट हुई, तो इसका मतलब इसने कुछ लाइट रेस को क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब भी किया। अगर 100 रेज ऑफ लाइट गई होगी, तो सपोज 90 को रिफ्लेक्ट किया होगा और 10 को क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। क्योंकि लाइट रेस को जब एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट के पास हीट एनर्जी होती है, उसने उस एनर्जी को भी क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन 100% नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है। 100% रिफ्लेक्शन नहीं होने का क्या मतलब है, भाई 100 रेज गई, पूरी 100 की 100 को ट्रांसफर कर देता, और अगर किसी सरफेस पर रेस पड़ने पर सरफेस अगर हीटअप नहीं होती, तब तो हम कहते कि भाई पूरी की पूरी रेस जो आई सरफेस से टकरा कर क्या हो गई आपकी, वो वापस चली गई। लेकिन सरफेस पर जैसे ही लाइट पड़ेगी, उस सरफेस का टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, जिसका मतलब उस सरफेस ने कुछ ना कुछ लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है। और जब यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, जनरल रिफ्लेक्शन में जहां अपन पढ़ते हैं वहां 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और हमसे कोई पूछे कि 100% रिफ्लेक्शन कब मिल सकता है, तो केवल और केवल वो कौन सी कहानी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, गलत, जब रेज डेंसर मीडियम से किस में जाए, रेयर मीडियम में जाए, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू उस मीडियम की क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तब यहां पर अगर 100 रेज जाएंगी, तो 100 की 100 रेज क्या होंगी आपकी, रिफ्लेक्ट होंगी। कोई भी रेज मीडियम के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगी, मीडियम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो फिनोमिना होता है आपका, ये दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 100% रिफ्लेक्शन होता है। ये उतना बेटर रिफ्लेक्शन होता है जो कि प्योर रिफ्लेक्शन के केस में भी हमको दिखाई नहीं देता है। यहां भी कुछ ना कुछ लाइट एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती सरफेस के थ्रू, लेकिन यहां पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। जितनी रेस गई पूरी की पूरी रेस क्या हो जाएंगी आपकी, यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी चीजें क्या है आपने जो पढ़ी, ये कुछ समझ में आपका आ रहा है। क्लियर। इस डायग्राम को हटाता हूं, थोड़ा सा कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन में चलता हूं इस चैप्टर की। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन से जो यहाँ पर क्या हो जाएंगी आपकी, जनरेट हो जाएंगी। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे पहली डेफिनेशन रहेगी क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आ रही। तो व्हाट इज योर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल
एंगल दैट इज योर आईसी। ये बात समझ में आ रही है। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा आपका ये, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा आपका ये, तो सपोज यहाँ पर क्या आपकी एक सरफेस, ये बात समझ में आ रही है। नीचे कौन सा मीडियम है आपका ये, डेंसर मीडियम है। ऊपर कौन सा मीडियम है आपका यहाँ पर ये, रेयर मीडियम। तो कोई लाइट रे जो इस तरीके से क्या कर रही है आपकी, जा रही है, और यहाँ पर क्या करते हैं अपन एक नॉर्मल इस तरीके से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जब लाइट रे जा रही है वो डेंसर से किस मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। और यहाँ पर सपोज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के। तो यहाँ पर जो लाइट रे जाएगी उसके लिए एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 90 डिग्री हो जाएगी। सपोज डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना एन है, और रेयर सपोज इसका ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जिसकी वैल्यू एन है, और रेयर को एयर बोल देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका 1 है। ये केस किसका हो गया आपका, क्रिटिकल एंगल का हो गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रेज आपकी डेंसर से किस मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तो जिस पर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इतना आ गया ये। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर आने पर अगर अपन इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ का यूज कर देंगे तो क्या लिखोगे आप, साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, ये एन लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर किस मीडियम से रे जा रही है, सेकंड मीडियम से जा रही है, नॉर्मल के साथ एंगल कितना, आईसी। तो यहाँ 2 और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आईसी लिखोगे। किस मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है, और एंगल यहाँ पर कितना है आपका ये, दैट इज योर 90 डिग्री है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर साइन आईसी डिवाइड बाई साइन 90 वैल्यू 1 होती है, दैट इज योर 2n1 हो जाएगा ये। इसको बोल सकते हो n1 डिवाइड बाई n2 एंड दैट इज योर कितना हो जाएगा, साइन आईसी। तो यहां से आ जाएगा साइन आईसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n हो जाएगा। अगर n1 और n2 की वैल्यू रखेंगे तो आईसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई n। दिस इज द वे फॉर गेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। कोई कहे कि एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, ये 1.5 है, तो उस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो बस फटाफट n की वैल्यू 1.5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, उसका क्रिटिकल एंगल आ जाएगी। फिर इसके बाद किस में आते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका, डेंसर से किस में रेज जाती है आपकी, ये रेयर में जाती। जब यहाँ पर भी डेंसर से आपकी रेयर में रेज जाती है इस तरीके से ये, तो यहाँ पर होता क्या है आपको ये, कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो रेज जो होती है रिफ्लेक्ट होने की बजाय क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर ये रिफ्लेक्ट हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, ये यहाँ पर अपन ने देखा ये कि किस तरीके से रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और किस तरीके से रेस क्या होती है आपकी, यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होती है। कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे सिलेबस में यूजेस है। उनमें सबसे पहला यूज किसका है आपका, ये दैट इज योर प्रिज्म का है। दूसरा यूज किसका है आपका, दैट इज योर डायमंड का है। ये बात समझ में आ रही। थर्ड यूज से क्या पढ़ते हैं यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर मिरर्स पढ़ते हैं। फोर्थ यूज यहाँ पर क्या पढ़ते हैं आप, ये दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ यूज कैसा पढ़ना है आपको, ये दैट इज योर रेनबो के बारे में पढ़ना। ये बात समझ में आ रही। ये सारे एक ऐसे फिनोमेना है जिनमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पर आपका, ये यूज होता है। तो इन सारे फिनोमेनास को क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है कॉपी में, और इनकी नोट्स बनाकर मुझे क्या करनी, सेंड करना है। और ये एनसीईआरटी में बहुत बकायदे दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे तो ऑप्टिक्स चैप्टर में जाओगे, विथ हेडिंग प्रॉपरली दिए हुए हैं। इनको आप एक बार पढ़ोगे और इनकी नोट्स बनाकर मुझे सेंड करो। मैंने कहा था कि मुझे ऑप्टिक्स की नोट्स चाहिए, तो लेकिन कुछ 4-5 बंदों ने ऑप्टिक्स की नोट्स भेजी है, तो मैं भाई उनको पर्सनली भी पढ़ा सकता हूं मैं। तो अगर रिस्पांस नहीं सही रहेगा तो मैं लिंक शेयर करना बंद कर दूंगा। जो बंदे रिस्पांस कर रहे हैं मैं उनको पर्सनली लिंक क्या कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं, और बाकी लोग को मैं इस चैनल से ब्लॉक भी कर सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आप सीरियसली देख रहे हो तो वो काम भी करो जो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं देख रहे हो तो मेरे लिए तो फालतू वॉचिंग है आपकी। आपको मैं यहाँ से ब्लॉक करूंगा और मैं केवल उन्हीं बंदों को लिंक भेजूंगा पर्सनली जो इसको देखकर थोड़ा सा भी क्या करते हैं, आपको ये रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, थैंक यू।